पहला सवाल आपके सामने रहा ये, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक को जब आप लोग देखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बुक को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। बुक को पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जवाब देंगे कि हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी। 1905, 1909, 1930, 1942, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर दूसरा है, 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। और हिंद स्वराज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अब आइए देख लेते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैंने उनको निकाल करके नोट डाउन कर दिया है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेगा। तो देखिए यहाँ पे हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी रचना इन्होंने 1909 ईस्वी में की थी। इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के क्रम में जहाज़ के ऊपर ही की थी और उस जहाज़ का नाम था किल्डोनन कैसल। तो टफ से टफ सवाल अगर बीपीएससी तैयार कर सकता है तो वो ये तैयार कर सकता है। और इन सारे तथ्यों को आप यहाँ पे देखेंगे हमारे क्लासेस में। क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए आगे भी इसी तरह से क्लासेस लेकर के आते रहें। तो इस जहाज़ का नाम था किल्डोनन कैसल, जिसके ऊपर गांधी जी ने इस किताब की रचना की थी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाए गए थे उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती थी यह किताब, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था। हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यानी कि महात्मा गांधी ने अपनी मूल भाषा गुजराती में ही इस किताब को लिखा था। बाद में उन्होंने इसका खुद ही अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। अमेरिका में यह किताब सरमन ऑन द सी के नाम से प्रकाशित की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अमृतलाल ठाकुरदास नानावटी ने किया था। चलिए, तो हिंद स्वराज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आ सकते थे वो सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अब बढ़िए दूसरे सवाल की ओर। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्मबल को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह कथन किस किताब के बारे में कहा गया है। ऑप्शंस हैं ग्रहणशील मन, हिंद स्वराज, सत्यार्थ प्रकाश और दिवा स्वप्न। तो इसमें सबसे सटीक सबसे सही आंसर जो है वो है हिंद स्वराज। ऑब्वियसली हम लोग हिंद स्वराज की चर्चा कर रहे हैं, महात्मा गांधी की किताब की चर्चा कर रहे हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो शुरुआती इंट्रोडक्शन पेज के ऊपर ही यह लाइन लिखी हुई है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सी पुस्तक संवाद के रूप में लिखी गई है। संवाद यानी बातचीत के रूप में लिखी गई है, जहाँ दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उस फॉर्मेट में इस किताब को लिखा गया। वो किताब कौन है। ग्रहणशील मन, हिंद स्वराज, सत्यार्थ प्रकाश, दिवा स्वप्न। तो इसमें भी सही ऑप्शन हिंद स्वराज ही है। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने पाठक और संपादक के संवाद के रूप में की थी। सवाल की ओर अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था। ऑप्शंस हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, उन्होंने शिक्षा के साथ साथ काम पर भी बल दिया, यानी कि कर्म आधारित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। और उनकी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे बिहार के अंदर भी बहुत सारे बुनियादी विद्यालय स्थापित हैं उनके सिद्धांत के ऊपर आधारित। तो बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा काम की होनी चाहिए, शिक्षा के सहारे मनुष्य काम करना सीखे। और बुनियादी विद्यालय की स्थापना गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। और आपको एक सवाल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि अभी आपको बताना है कि बिहार के अंदर कितने बुनियादी विद्यालय हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि बिहार में कितने बुनियादी विद्यालय हैं। चलिए इसका आंसर भी बता देता हूँ। बिहार में कुल 391 बुनियादी विद्यालय हैं। क्या मैं सही हूँ? आप हमें ऑप्शन में ज़रूर बताएं। यदि मैं गलत हूँ तो हमें करेक्ट भी करें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैं इसी तरह से चीज़ों को ढूंढ करके इकट्ठा करके आपके लिए सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। चलिए अब अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की
जन्म तिथि 2 अक्टूबर के ऊपर ही आधारित है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट निकल कर के आएंगे अहिंसा दिवस मनाने के पीछे जो परिकल्पना रही, आइए उसको समझ लेते हैं। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर के अहिंसा दिवस से संबंधित है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था और 2008 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप प्रश्न को देखते चलें, साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते चलें। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान सा सवाल है। राजकोट, पठानकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर। तो आपको बताना है कि साबरमती आश्रम कहाँ पे है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। देखिए, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण सबसे पहले महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद में किया था। ये उनका पहला आश्रम था और इसे जुलाई 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था और तभी से इसका नाम जो है वो साबरमती आश्रम पड़ गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्यार्थ प्रकाश। इन 4 किताबों में से कौन कौन सी? ए और सी, ए और बी, सी और डी, ए और बी, सॉरी केवल बी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो देखिए, गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा ही है ना, और दूसरा है हिंद स्वराज। तो ये 2 किताबें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। भारत की खोज नहीं है, भारत की खोज तो जवाहरलाल नेहरू की किताब है। भारत एक खोज और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है। तो ए और बी, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? सबसे आसान सवाल, और हम बिहार के लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह उनका पहला आंदोलन था। निम्न में से कौन सा उद्धरण यानी कौन सा कथन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियों को करने की आज़ादी नहीं दी जाए। पहले भी आपको अनदेखा करेंगे, फिर भी आप पर हंसेंगे, फिर भी आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। यह कथन क्या गांधी जी ने लिखा है? क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। उपरोक्त सभी, तो आप लोगों को पता होगा कि ये तीनों ही कथन गांधी जी के द्वारा उद्धृत हैं, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। यह कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति। आसान सा सवाल हो गया है क्योंकि ये टॉपिक वाइज कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को पता चल गया कि यह कथन महात्मा गांधी का है। चलिए अब अगला सवाल है। गिजुभाई बधेका मूलतः किस भाषा के लेखक थे? अब गिजुभाई बधेका के दिवा स्वप्न को लेकर के सवालें मिलेंगी आपको, और यह किताब भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो किताब अवेलेबल करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस से गुजरना होगा। आप हमें मैसेज करें, हम आपको सारे डिटेल्स बताएंगे कैसे आपको पुस्तकें मिलेंगी, और वो सारी पुस्तकें PDF फॉर्मेट में मिलेंगी। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आप पुस्तकों के लिए हाफ टाइम के बाद रिक्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। 12-1 बजे के बाद रिक्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह के समय ना करें क्योंकि सुबह मॉर्निंग स्कूल अभी चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे सवाल है कि गिजुभाई बधेका मूलतः किस भाषा के लेखक थे? हिंदी, उड़िया, मलयालम, गुजराती। तो गिजुभाई बधेका मूलतः गुजरात के रहने वाले थे, उनकी भाषा गुजराती थी। अब गिजुभाई बधेका के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लें, इसको नोट कर लें। गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 23 जून 1939 ईस्वी को हो गई थी। इनका जन्म चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था, चित्तल नामक स्थान पर, सौराष्ट्र के अंदर।
ये गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका था। ठीक है। इन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी और उस विद्यालय का नाम था बाल मंदिर। याद रखेंगे, 1920 ईस्वी में इन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की। किसने? तो गिजुभाई बधेका ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आनंदी कौआ, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, दिवा स्वप्न इत्यादि। और इनकी जो पकड़ है, इनका जो सिद्धांत है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा और बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने की शिक्षा। ये 3 चीज़ें इनके अंदर हैं। गिजुभाई बधेका को जब आप पढ़ेंगे, इनकी किताब दिवा स्वप्न को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपने विद्यार्थियों को अधिकतम प्रयोग के द्वारा चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी ताकि उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो स्वाभाविक व सहज रूप से बाहर आ सकें। और इन्होंने दक्यानुशी पारंपरिक प्रणाली को तोड़ते हुए एक नवीन प्रणाली का निर्माण किया। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है गिजुभाई बधेका से संबंधित। आगे बढ़ेंगे। पुस्तक दिवा स्वप्न किसकी रचना है? बहुत ही इजी सा सवाल है। गिजुभाई बधेका की रचना है। पुस्तक दिवा स्वप्न में किस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना की गई है? शिक्षक केंद्रित, अनुशासन प्रिय शिक्षा, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, रटन प्रणाली पर आधारित शिक्षा। तो इन 4 में से कौन सा सही है? जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया, डिस्कशन किया कि बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, उनके अनुसार से शिक्षा का पैटर्न होना चाहिए। तो इसी शिक्षा की परिकल्पना की गई है, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा। चलिए अगला सवाल देख लें। पुस्तक दिवा स्वप्न का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो मूल रूप में गुजराती भाषा में इस किताब को लिखा गया था और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? काशीनाथ त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत सुचित्रानंदन पंत। ये 4 विद्वानों में से किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन पहला है काशीनाथ त्रिवेदी। काशीनाथ त्रिवेदी जी ने दिवा स्वप्न का हिंदी अनुवाद किया था। आप यहाँ पे देख लें, दिवा स्वप्न 1932 ईस्वी में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसी वर्ष यानी 1932 ईस्वी में ही मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षाविद काशीनाथ त्रिवेदी जी ने इसका अनुवाद हिंदी में स्वयं प्रकाशित किया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ढूंढ करके मैंने लाए हैं ताकि आपके लिए एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपके लिए एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मायने रखता है, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम है। इसमें सवाल कहीं से भी उठा करके लाया जा सकता है, लेकिन जो भी होगा सिलेबस के अंदर ही होगा और सिलेबस के अंदर जो भी फैक्ट्स जुड़ सकते थे उसे मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। चलिए अगला सवाल देख लें। दिवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की काल्पनिक कथा है जो शिक्षा की डैश संस्कृति को नहीं स्वीकारता, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करें या उचित शब्द से करें, पारंपरिक संस्कृति को नहीं स्वीकारता, प्रगतिशील संस्कृति को नहीं स्वीकारता, दक्यानुशी संस्कृति को नहीं स्वीकारता या फिर बाल केंद्रित संस्कृति को नहीं स्वीकारता। तो यहाँ पे किस संस्कृति को नहीं स्वीकार करता है? वह दक्यानुशी संस्कृति को नहीं स्वीकार करता है, जिसमें बच्चों को रटे रटाए पैटर्न पर दक्यानुशी व्यवस्था के अनुसार पढ़ाया जाता है। अगला सवाल देख लें। दिवा स्वप्न में शिक्षक का नाम क्या है? किताब जब आप पढ़ोगे तो शिक्षक का नाम पता चलेगा। वैसे आपको यहाँ पे बताना है कि गिजुभाई बधेका, लक्ष्मी शंकर, नारायण बाबू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिवा स्वप्न में जिस शिक्षक की कहानी है उसका नाम है लक्ष्मी शंकर। गिजुभाई बधेका ने इसकी रचना की है, लेकिन शिक्षक का नाम जो प्रयोग करने के लिए जाता है वो है लक्ष्मी शंकर। चलिए अगला सवाल देख लें। दिवा स्वप्न में शिक्षक ने पढ़ाई की शुरुआत किससे की? पढ़ाई मतलब शिक्षण की शुरुआत किससे की? यहाँ पे शिक्षण ज़्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाने की शुरुआत किससे की? खेल से, प्रयोग दिखा करके, कहानी के द्वारा, पारंपरिक ढंग से। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यदि आप लोगों ने किताब को नहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे कि प्रयोग दिखा करके, या कुछ लोग कहेंगे खेल से, लेकिन सही आंसर है कहानी के द्वारा। इन्होंने शुरुआत में बहुत सारी कहानियाँ सुना करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया और बच्चे कहानी सुन करके इनकी ओर आकर्षित हो गए और इनसे जुड़ाव महसूस करने लगे।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरा, कहानी के द्वारा। अगला सवाल है, शिक्षा पद्धति में छात्रों की प्रगति मापी जाती है छात्रों के परीक्षा परिणामों से, छात्रों के पढ़ने के तरीके से, छात्रों के अनुशासन से, या फिर छात्रों के आज्ञा पालन से। तो शिक्षा पद्धति में छात्रों की प्रगति मापी जाती है छात्रों के परीक्षा परिणामों से, है ना। हम लोग अपनी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसमें देखते हैं कि छात्रों की परीक्षा परिणामों से ही उनकी प्रगति को मापने का काम किया जाता है। अगला सवाल है, सच ही है डैश एक अजब जादू है, शबा 16 आने सच। यह किताब की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। आपको रिक्त स्थान पे उचित शब्द को भरना है। शिक्षा, खेल, पिटाई, कहानी, इन चार में से कौन सा सही है? सच ही है, शिक्षा एक अजब जादू है, खेल एक अजब जादू है, पिटाई एक अजब जादू है, या फिर कहानी एक अजब जादू है। तो आप लोगों को इस प्रश्न के ट्रेसेस पिछले प्रश्न में मिल गए थे। कहानी एक अजब जादू है, क्योंकि उन्होंने कहानी से ही शुरुआत की शिक्षण की। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अब देखिए, एक मैंने कोशिश की है कि एक गद्यांश को निकाल करके दिया जाए और उस गद्यांश से सवाल दिए जाएं। तो ये पुस्तक से ही गद्यांश है। आप लोगों में से जिन लोगों ने किताब को बाय किया, बहुत सारे लोगों ने पुस्तक को हमसे उपलब्ध करवाया है। तो जितने लोगों ने किताब ले लिया है वे लोग इस गद्यांश को पढ़ें और आगे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ करके आगे के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला स्लाइड ये है, दूसरा स्लाइड ये है। दोनों स्लाइड को मिला करके ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से अब आपको सवाल यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक का अंश है? तो ऑब्वियसली ये दिवा स्वप्न का अंश है। बहुत ही आसान सा सवाल। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? गिजुभाई बधेका हैं। अब जो मुख्य सवाल हैं वो यहाँ पे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक के द्वारा गोला बनाकर स्वयं बैठना क्या इंगित करता है? शिक्षक स्वयं गोला बना करके बैठ रहा है तो वह किस ओर इंगित करता है? ऑप्शंस हैं, शिक्षक बच्चों को गोला बनाना सिखा रहा है। दूसरा है, शिक्षक बच्चों में अनुकरण करने का बीजारोपण कर रहा है। तीसरा है, शिक्षक को बच्चों के साथ बैठने का मन है। और चौथा है कि शिक्षक बच्चों को गणित सिखला रहा है गोला बना करके। तो चलिए इसमें से कौन सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, शिक्षक के द्वारा गोला बना करके स्वयं बैठना इंगित करता है कि शिक्षक बच्चों में अनुकरण करने का बीजारोपण कर रहा है और वो चाहता है कि बच्चे उसका अनुकरण करें, डिसिप्लिन में बैठना सीखें, किस प्रकार से बैठा जाता है, वो अनुशासन बच्चे में आए। तो अगला सवाल देख लें। प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक ने कहानी के माध्यम से बच्चों में क्या किया है? ऑप्शन है, अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास किया है, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी है, बच्चों को व्यस्त रखा है, उदंडता भर दिया है। तो शिक्षक ने कहानी के माध्यम से अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास किया है। पहला ऑप्शन सही है कि कहानी के माध्यम से बच्चों में अनुशासन का विकास हुआ, साथ ही एकाग्रता का विकास हुआ। वे एकटक ध्यान लगा करके कहानी सुनने में व्यस्त रहें और आगे अगर बीच में कहानी छोड़ देते हैं शिक्षक तो अगले दिन जब शिक्षक आते हैं तो बच्चे सबसे पहला सवाल करते हैं कि सर कहानी शुरू कीजिए जहाँ से ख़त्म किए थे। यानी बच्चे अभी तक कहानी से जुड़े हुए हैं, उनमें अनुशासन आ गया है। जैसे ही शिक्षक कहते हैं कि आप लोग गोला बनाकर बैठिए तो बच्चे फटाफट बैठ जाते हैं उनका अनुकरण करते हुए और आगे की कहानी को सुनने के लिए उद्यत रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास कहानी के माध्यम से किया है। चलिए अगला सवाल देख लें। शिक्षक का बीच में बच्चों को टोकना इशारा करता है। शिक्षक अब कहानी नहीं सुनाना चाहता है, बच्चों की जिज्ञासा खत्म करने की ओर, बच्चों के रचनात्मक आकलन की ओर, कहानी से बचने की ओर। यानी बीच बीच में टोक करके पूछना कि अच्छा बताओ कहानी में क्या हो रहा था। तो यह इशारा किस ओर कर रहा है? तो ऑप्शन सही है तीसरा, बच्चों के रचनात्मक आकलन की ओर। यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षक साथ साथ करते जा रहे हैं कि मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो बच्चों को समझ आ रही या नहीं आ रही। बच्चों की समझ को जांचने के लिए, फीडबैक लेने के लिए यह किया जा रहा है और यह
फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, रचनात्मक आकलन। तो अगला सवाल देख लें। खेल का मतलब है डैश, आराम, पढ़ाई से छुट्टी, अनुशासन, बच्चों को बिगाड़ना। तो खेल का मतलब क्या है? खेल का मतलब है अनुशासन। इज द राइट आंसर। चलिए, दिवा स्वप्न में लेखक के विचार में प्राथमिक स्तर पर किस विषय की पढ़ाई उपयोगी नहीं है? यहाँ पे सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर किस विषय की पढ़ाई उपयोगी नहीं है। ऑप्शन हैं गणित, व्याकरण, पर्यावरण और भाषा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दूसरा, व्याकरण। इन्होंने कहा कि व्याकरण प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बातें व्याकरण में प्राथमिक स्तर पर बतलाई जाती हैं उनका तो वैसे उनके संज्ञान से कोई विशेष मतलब है नहीं, और आगे जब उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं बच्चे तो फिर से वही सारी चीज़ें उनको पढ़नी होती है। तो यहाँ पे व्याकरण सही आंसर है। तो अब यहाँ पे हमारा यह पार्ट यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसमें हम लोगों ने 2 पुस्तकों के ऊपर जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ सकते थे, उसका डिस्कशन किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, जितने भी शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप शेयर करें ताकि हमारे लिए मोटिवेशन बने। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा और हम आगे भी क्लासेस लाने के लिए प्रेरित रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।